नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2, पाठ नमक और लेखिका है इसकी रजिया सज्जाद जहीर। बच्चों, इस भाग में हम पाठ का जो अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम भाग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ 5 मैंने यहाँ पे लिया है और पृष्ठ संख्या 136 से 137 तक, जिसमें कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू है कि अमृतसर में कस्टम वाले से लेकर के और लास्ट की लाइन है कि कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। तो बच्चों, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं, जिसको मैं आपको समझा भी दूंगी अभी। कस्टम वालों द्वारा सामान की चेकिंग करना, तो आप देखेंगे इससे पहले अब पहले लाहौर में चेकिंग हुई थी, वहाँ के अधिकारी ने भी इनको मदद की और इनका जो नमक था इसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने निश्चय किया था कि यह इस मोहब्बत के तोहफे को छुपा करके चुरा करके नहीं ले जाएंगे, बल्कि कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाएंगे। तो वहां पर उन्होंने देखा था, उनकी बातें सुनी थी और उनके द्वारा उस ले जाए जाने वाले नमक को उन्होंने बाकायदा इज्जत से उनको वापस दे दिया था, उनके बैग में रख दिया था। इस तरह से और यह भी कहा था कि मोहब्बत तो कानून की नज़रों से ऐसे ही बच करके निकल जाती है। अब चूंकि वो लाहौर से अमृतसर आ गई, तो अमृतसर में भी क्या होगा कि वहाँ भी जो है कस्टम अधिकारी जो है वो चेकिंग करेंगे सामान की। तो फर्स्ट क्लास का इनका डिब्बा था जिस ट्रेन में ये सवार थी, तो वहाँ पर जो कस्टम अधिकारी थे स्वयं डिब्बे के सामने ही आकर के सामान जो है वो चेक कर रहे थे। तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है और उन्होंने ये देखा कि वो सारा सामान जो है वो वहाँ पे चेक कर रहे थे। तो उसमें से एक नौजवान कस्टम अफसर जो थे, वह भी चूंकि नई नई उनकी पोस्टिंग थी, तो वह भी सब वो अपना कार्य कर रहे थे। तो सफिया जो है धीरे से उनकी तरफ बढ़ी और उनके बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वह जो है वो बंगाली हैं। तो सफिया द्वारा नमक के बारे में बातचीत करना तथा नमक के बारे में सारी बातें बताना। फिर बच्चों, उन्होंने क्या किया कि सफिया ने उस अधिकारी को, नौजवान ऑफिसर को, कस्टम ऑफिसर को अपना बैग जो है वो खोला और नमक की जो पुड़िया थी उनकी तरफ बढ़ाते हुए, थोड़ा सा अटकते, झिझकते और हिचकिचाते हुए, चूंकि उनकी दृष्टि में ये पता चल गया था दूसरों से कि शायद ये काम अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो झिझक थी, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वह कोई गलत काम तो कर नहीं रही थी। हालांकि ठीक है, प्रतिबंध था, लेकिन वह इतनी मात्रा में नमक नहीं ले जा रही थी जिसको किसी व्यापार के आयात निर्यात के अंतर्गत रखा जाए। वो तो बस थोड़ा सा ले जा रही थी जो कि किसी के द्वारा मंगाई गई थी, और वह भी उन्होंने अपनी मातृभूमि, अगर एक तरह से कहा जाए, सिख बीबी ने, जिन्होंने बताया कि मेरा वतन लाहौर है, तो उन्होंने अपने वतन से वह सौगात मंगाई थी। इसलिए सफिया की दृष्टि में भी वह कुछ गलत नहीं था, लेकिन चूंकि फिर भी ऑफिसर हैं तो उनके सामने भाई वह हो सकता है कि उस बात को गलत साबित कर दें, इसलिए थोड़ा सा उनके सामने जाते हुए वो हिचकिचा रही थी, झिझक रही थी, अटक रही थी। लेकिन वह उस नौजवान ऑफिसर के सामने गई और उन्होंने सिर झुका लिया और जो बात उन्होंने उनसे कही, उस अधिकारी से, तो सिर झुकाए हुए वह सारी बात को सुनते रहे और बीच बीच में सिर उठा करके उनको, सफिया को गौर से देखते भी रहे। तो वो सारी बात सफिया ने अपनी बता दी जब वो सिख बीबी से मिली थी, वहां से लेकर के अपने मायके में जो उनके भाई ने भी कहा, और वो सारी बातें जो है उनके सामने उन्होंने सारी बात एक सिरे से सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने भी बड़े ध्यान से सुना और फिर उस अधिकारी ने जो है अपने जो और स्टाफ वहाँ पे था एक दो, उनसे यह कहा कि इनके सामान का ध्यान रखिएगा, और सफिया को लेकर के थोड़े दूर बने हुए स्थान पर चले गए जहाँ एक कमरा था। और वहाँ जाने के बाद, चूंकि जब वहाँ सफिया जा रही थी तो उनको अटपटा सा लग रहा था कि शायद हो सकता है मैं जो ये कार्य कर रही थी वह इनकी दृष्टि में गलत हो। ऐसा नहीं था, एक मन में चूंकि डर था, एक भय था, तो इसलिए जो है उनको ऐसा लगा। तो प्लेटफार्म का के सिरे पर एक कमरा था, वे वहां पर वो अधिकारी गए और सफिया भी दाखिल होते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन गई। उन्होंने कहा आइए आइए, वहां पे बैठिए, और जेब से रुमाल निकाल करके बल्कि उस अधिकारी ने कुर्सी को झाड़ा और बोला कि बैठिए। सफिया ने भी पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया और बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। फिर जो अधिकारी थे उन्होंने बाहर झांक करके, चूंकि अधिकारी थे तो उनके अंडर में भी और लोग थे,
वहाँ उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया और तब जो है सफिया वह बिल्कुल डर गई कि पता नहीं शायद मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं या क्या है। लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों, वह तो बातचीत करने के सिलसिले में और अपने चूंकि वतन के प्रति जो प्रेम था उसको दर्शाने के लिए उन्होंने उन्हें बैठाया, 2 कप चाय मंगाई उनसे और फिर अपने उस कमरे में एक मेज थी, उसमें दराज से को खींचा और अंदर जो है वह वहाँ से एक किताब निकाली। तो इस तरह से यहाँ पर जो है चूंकि पुस्तक से मैं आपको पूरा पैराग्राफ बता दे रही हूँ और उसे हमने पॉइंट में यहाँ पर लिख दिया है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा पुस्तक का दिखाया जाना, जिसमें एक तरफ नजरुल इस्लाम की तस्वीर बनी थी तथा जिसमें अंग्रेजी के कुछ शब्दों में लिखा हुआ था कि शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो उस पुस्तक में बच्चों जो है वो पुस्तक किसके तरफ से दी गई थी? शमसुल इस्लाम की तरफ से दी गई थी। और पुस्तक किसकी थी? जिसमें कि अभी इसमें बताया कि नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी, जो बंगला के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, टैगोर जी, नसरुल जी। और जिसको दी गई थी वह व्यक्ति का क्या नाम है? सुनील दास गुप्त। तो सुनील दास गुप्त को वो जो अधिकारी था, जो नौजवान था, उसका नाम सुनील दास गुप्त था। ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से। तो इस तरह से वहां से उन्होंने एक अपने दराज से एक किताब निकाली जिसपे ये लिखा गया था और फिर जब उस चीज को उन्होंने सफिया को दिखाया और बताया कि यह उनको किसने भेंट दी है। नौजवान कस्टम अधिकारी से सफिया को यह पता चलना कि उसका वतन ढाका है। जो अधिकारी था वह था तो अमृतसर में उसकी पोस्टिंग थी, लेकिन वास्तव में उसका वतन कहाँ था? ढाका। तथा यह भी बताना कि जब डिवीजन हुआ, डिवीजन अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया गया है। डिवीजन से तात्पर्य यहाँ पर विभाजन से है। जैसे भारत पाक विभाजन हुआ है वैसे ही बंगाल विभाजन भी हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो उस विभाजन के दौरान भी यही स्थिति हुई जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कि लोग इस सरहद से के कुछ लोग इस पार हो गए, कुछ इधर के उधर विस्थापित हो गए। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी हुई और उन्होंने यह बताया उस अधिकारी ने कि तभी वह भी इधर आ गए। तब उनकी आयु लगभग यही कोई 12-13 साल की थी। सफिया द्वारा अमृतसर के पुल पर चढ़ना, और इसी दौरान बच्चों उन्होंने यह भी बताया था कि जब उनकी आयु यही कोई 12-13 साल की थी तभी वो इधर आ गए थे। और उन्होंने ये बताया कि परंतु नजरुल और टैगोर को तो उन्होंने कहा कि हम तो बचपन से ही पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्रिय बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन जो है वो आते जाते हैं, आते जाते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विवाह दिखाया जा रहा है वो उसकी आयु भी कम है। बाल विवाह तो पहले प्रचलित ही था। वतन, सफिया ने उनसे थोड़ा पूछा कि वतन, तो सफिया चूंकि हैरान हो गई कि भाई अमृतसर में हो, तुम्हारा वतन जो है वो बता रहे हो कि ढाका है। तो उन्होंने जो है ये कहा कि हाँ आप ठीक सुन रही हैं, मेरा वतन जो है वो ढाका ही है। और फिर जब उन्होंने बताया कि विभाजन के समय में मैं भी इधर आ गया, तो सफिया ने ये कहा अच्छा, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, इधर ही मतलब भारत पाकिस्तान में ही कस्टम था, यहाँ भी यहीं पे इस तरह की चेकिंग हुआ करती थी। अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है क्या? तो उधर भी गोलमाल होने से तात्पर्य मतलब सफिया पूरी तरह से उससे अवगत नहीं थी, क्योंकि उधर का उन्होंने भ्रमण नहीं किया था, इसलिए उधर के कस्टम के बारे में उन्हें नहीं पता था। तो आप देखेंगे दोनों तरफ की स्थिति जो है लगभग एक समान दिखाई गई है, भारत पाक और उधर बंगाल और इधर भारत की। फिर उन्होंने सफिया को जो है वो चाय पीने के लिए आग्रह किया और पीने के बाद फिर उस कस्टम अधिकारी ने अपने यहाँ की बात, चूंकि जब 2 लोग इकट्ठा होते हैं तो जब अपने वतन की बात आती है तो हम अपने अपने देश की, अपने अपने मातृभूमि की अच्छी बातों को बताना शुरू करते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वहाँ की संस्कृति की। तो जो सुनील गुप्त थे उन्होंने कहा कि वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाव की क्या बात है, हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है।
तो ये देखेंगे, ये मातृभूमि के प्रति लगाव है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। आगे है जब वो उठने लगे, तो ये लास्ट में के जो 2 पॉइंट्स हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। सफिया द्वारा अमृतसर के पुल पर चढ़ना, जब ये सब कुछ हो गई बातचीत, तो वहाँ से फिर वो आने लगी वापस, चूँकि लखनऊ की थी, इससे पहले के पैराग्राफ में पढ़ लिया आपने। तो अमृतसर के पुल पर जब वो चढ़ने लगी, तो जो वो कस्टम अधिकारी था, वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए चुपचाप वहीं पर खड़ा था। सफिया द्वारा यह सोचना कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे ये पाठ जो है वो पूरा हुआ, और सफिया के दिमाग में भी चला कि आज इस सरहदों की वजह से हम जो मनुष्य हैं वह बट गए हैं। जो वतन हमारा था वह हमसे दूर हो गया है, हम कहीं विस्थापित हो गए हैं, और जो जिसका वतन भारत था वह कहीं और विस्थापित हो गया है। तो ये दोनों तरफ के विस्थापितों की कहानी पर आधारित पाठ है। इसमें बच्चों पैराग्राफ आधारित प्रश्न हैं, ये आप कर लेंगे। जो हमने अभी पढ़ाया है वही प्रश्न भी है। अमृतसर में कस्टम अधिकारी के सामने क्या बात की उन्होंने, वही पूरी पूरी कहानी उन्होंने बता दी कि सिख बीबी ने उनसे सौगात के तौर पर नमक मंगाया था, और किस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी, किस तरह उनके भाई ने मना किया आदि। पुलिस वाले ने अपने बारे में सफिया को क्या बताया, उन्होंने भी यह बताया कि उनका वतन जो है वह ढाका है, और जब डिवीजन हुआ था तब वह इधर आ गए थे। नौजवान कस्टम अधिकारी के मित्र ने जो पुस्तक भेंट स्वरूप दी थी, उस पर किसकी तस्वीर थी, तो उस पर जो तस्वीर की बात की गई है वो नजरुल इस्लाम जी की थी। किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ, आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सफिया थी वह भी, उनका वतन था लाहौर, लेकिन वो इधर भारत आ रही थी, और जो भारत में यहाँ रह रही थी लखनऊ में, उनका वतन लाहौर था। और यहाँ देखेंगे जिसकी अमृतसर में पोस्टिंग थी, जो सुनील दास गुप्त हैं, उनका वतन जो है वो कहाँ है, ढाका है। तो अब सफिया के मन में ये चल रहा था कि हमारा वतन जो है वो कहाँ है, कस्टम के इस पार या उस पार। तो ये यहाँ पर यह एक भावनात्मक और पीड़ादायी प्रश्न जो है वो उनके मन में उठता है। अभ्यास प्रश्न के बच्चों 7 प्रश्न हैं इसमें, उस सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।